चलिए दोस्तों फटाफट से कंटिन्यू करते हैं अपने सीरीज को और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 91? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज करेक्ट। कह रहा है भाई साहब इनमें से पढ़ के बताओ, चुन के बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ध्यान दो, क्वेश्चन में हिंट है, क्वेश्चन आपको आंसर की तरफ हिंट दे रहा है, ठीक है ना। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कह रहा है, चलिए कोई बात नहीं, अभी ध्यान नहीं देते ज्यादा। Which of the following statements about the price elasticity of demand is correct? ठीक है सर, पढ़ते हैं फटाफट से, बताते हैं कौन कौन से करेक्ट है, कौन कौन से गलत है, या सारे सही है। सबसे पहले कह रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर ऑफ हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड्स रिस्पॉन्ड टू चेंज इन प्राइस ऑफ दैट गुड। मतलब कि हम देखते हैं कि कितना क्वांटिटी डिमांड किया जा रहा है इन रिस्पॉन्स टू व्हाट, जो उसका प्राइस के अंदर चेंज हो रहा है, और इस मेजरमेंट को हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है सर, तो ये कहीं ना कहीं ठीक ही लग रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के रिलेशनशिप को समझने को हम कहते हैं क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्रॉपर है। आगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कंप्यूट किया जाता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, उसको डिवाइड कर देते हैं हम किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। तो ये तो बेसिकली इसका फॉर्मूला हो गया कि कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है क्वांटिटी डिमांड के अंदर और कितना परसेंट चेंज हो रहा है प्राइस के अंदर। जब इसको आप डिवीजन फॉर्म में लेके आते हो तो आपका कहीं ना कहीं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कैलकुलेट होके आ जाता है। अच्छा सर, आगे बढ़ो। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द लॉन्ग रन वुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ शॉर्ट रन। कह रहा है जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा वो लॉन्ग रन में डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू शॉर्ट रन। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको याद आ रहा हो ये तीनों पढ़ने के बाद कि सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक देखा था सप्लाई के फॉर्म में भी। हमने यहाँ तो हम डिमांड के फॉर्म में देख रहे हैं, इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन था, बस सप्लाई था और जगह जगह पे सप्लाई के हिसाब से चेंजेस कर दिए गए थे। क्वांटिटी डिमांड की जगह सप्लाई कर दिया गया, डिमांड की जगह सप्लाई कर दिया गया, डिमांड की जगह सप्लाई कर दिया गया, और सेम डिट्टो क्वेश्चन हमने पीछे कवर किया है इसी सीरीज के अंदर। और उसके अंदर भी आपने देखा था कि जो आपका आंसर था वो क्या था, ऑल ऑफ दी अबव। क्यों? क्योंकि भैया सारे के सारे जो हैं वो उसी की स्टेटमेंट है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही अलग अलग तरीके से आपको बताया जा रहा है और कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। तो आपसे पूछा गया कि बताओ कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है, आप बोलोगे भाई साहब सारे के सारे करेक्ट हैं, ऑल ऑफ दी अबव। अब ये हिंट जो मैं दे रहा था स्टार्टिंग में, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज करेक्ट, तो ऑब्वियस बात है आप बोलोगे सारे के सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं आपके। चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं, इजी सवाल था, सेम सवाल आपने सप्लाई के फॉर्म में समझा हुआ था तो और ज्यादा इजी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 के ऊपर तरफ। ये कह रहा है क्या, द एम ऑफ द कंज्यूमर इज एलोकेटिंग हिज इनकम इज टू। कह रहा है द एम ऑफ द कंज्यूमर इन एलोकेटिंग हिज इनकम इज टू, जो हमारा कंज्यूमर है उसका क्या एम होता है जब वो अपने इनकम को एलोकेट कर रहा होता है। मतलब क्या है कि जब अपने वो इनकम जो भी उसकी कमाई है जब उसको वो खर्च कर रहा है, उसकी एलोकेशन कर रहा है, तो वो क्या दिमाग में लेके बैठा है, किस तरीके से उसको एलोकेट कर रहा है, बताओ जी। कोई भी कंज्यूमर, या आपकी बात करूं तो जब आप अपने इनकम को खर्च करते हो, एलोकेट करने की सोचते हो कि कितना पैसा किसके ऊपर लगाएं, कितना पैसा किसके ऊपर लगाएं, तो आप क्या चाहते हो कि क्या मिले आपको। ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहते हो आप कैलकुलेशन करते हो कि मैं इतने पैसे यहां लगाऊंगा इतनी खुशी मिलेगी, इतने यहां लगाऊंगा इससे ये काम पूरा होगा, इतने यहां लगाऊंगा इससे ये काम पूरा होगा, इतना यहां लगाऊंगा इससे काम पूरा होगा, और कुल मिला के आप अपने सारे काम को बेस्ट तरीके से सेटिस्फैक्टरी मैनर में कंप्लीट करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो। ये आपका जनरल एक एम होता है, वही एम किसी भी कंज्यूमर का होता है। आपके पास देखो ऑप्शन क्या है, मैक्सिमाइज हिज टोटल यूटिलिटी, अपनी टोटल यूटिलिटी को वो मैक्सिमाइज करना चाहता है अपनी इनकम को एलोकेट करके। मैक्सिमाइज करना चाहता है अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को। टू बाय द गुड्स ही वांट मोस्ट वॉट एवर द प्राइस, वो वाले गुड्स खरीदना चाहता है जिसको वो सबसे ज्यादा चाहता है, उसकी कीमत चाहे कुछ भी हो। टू बाय द गुड्स विच ही एक्सपेक्ट टू बी शॉर्ट इन सप्लाई, कह रहा है कि जिसकी सप्लाई कम होने वाली है उसको वो खरीदना चाहता है। तो जब वो इनकम को एलोकेट कर रहा है ना, तो वो ये चीज देखता है कि उसकी प्राइस कुछ भी उसको खरीद ले, भाई साहब इनकम के हिसाब से तो प्लानिंग करेगा। तो ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। अगला पॉइंट है कि बाय करेगा गुड्स को विच ही एक्सपेक्ट टू बी शॉर्ट इन सप्लाई, जो जिसकी सप्लाई कम होने वाली है उसको वो गुड्स खरीदने की सोचता है। वो इनकम एलोकेट कर रहा है, वो ये देख रहा है कि कहां कहां खर्च करूं। वो अभी इस मैटर पे नहीं पड़ा, वो अभी इस मैटर पे नहीं आया कि किसकी मार्केट में सप्लाई कम होने वाली है, इसको भी वो कंसीडर करेगा, बट यही एक लौता उसका एम नहीं हो सकता। तो ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं बैठता। अब ये जो दोनों ऑप्शन है कहीं ना कहीं आपस में कंफ्यूजिंग है, जैसे कि आपको दोनों में थोड़ी बहुत आप कह सकते हो कि आपका मन इसकी तरफ भी जा रहा होगा और इसकी तरफ भी जा रहा होगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। सर जी, आप अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 10 यूनिट कंज्यूम कर लिया तो आप ये नहीं देख रहे हो कि इससे आपको क्या सेटिस्फेक्शन मिला, आप ये देख रहे हो कि इसके आगे जो आपको 10 यूनिट
कंज्यूम करना है उसकी यूटिलिटी आपकी मैक्सिमाइज हो। आप ऑब्वियसली बात है, आप एक चीज देखो, आपने देखा था कि जो आपका टीयू होता है और जो एमयू होता है, तो एमयू क्या है, धीरे धीरे घटता रहता है, धीरे धीरे एमयू जो है वो फॉल करता रहता है, लेकिन टीयू जो है वो हमेशा बढ़ता है। वो अलग बात है कि डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, वो अलग बात है कि डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। और जब आपका टीयू मैक्सिमाइज हो जाता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आपका एमयू 0 होता है, उसके बाद एमयू आपका घटने लगता है। तो आप हमेशा इस लेवल को अचीव करना चाहते हो, जब आपकी टोटल यूटिलिटी जो हो वो क्या हो, हमेशा मैक्सिमाइज हो, टोटल टॉप उस पे आप आ गए, आपकी यूटिलिटी मैक्सिमम पे पहुंच गई। इस लेवल को आप अचीव करने के बाद आप अपने हाथ खड़े कर देते हो, आप कहते हो जी बस यही पाना था और ये हमने पा लिया, ठीक है ना। तो इनकम एलोकेट करने का जो पर्पस है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है किससे, टू मैक्सिमाइज हिज टोटल यूटिलिटी। जो उसकी टोटल यूटिलिटी है, टोटल इच्छाएं, टोटल सेटिस्फेक्शन है, उसको वो मैक्सिमाइज करना चाहता है कि अपने इनकम के थ्रू कैसे कम पैसों में वो अपने आप को ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर ले, इसकी वो प्रॉपर प्लानिंग करता है, वो अपनी एम को रखता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर जो आपका यहाँ पे निकल के आता है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होगा एडिशनल के बारे में सोच रहा है, उससे वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करना चाह रहा है। लेकिन ये तो अब एक स्वाभाविक सी चीज है कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा फॉल करेगी, तो ये मैक्सिमाइज होगा, ये आपका पॉसिबिलिटी बहुत रेयर कैटेगरी में आती है। तो इसलिए जो इसका आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा कि वो अपनी टोटल यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने का एम रखता है जब वो अपने इनकम को एलोकेट कर रहा होता है। ठीक है सर, थोड़ी हमने ज्यादा जोर की बातें कर ली, ऑल्दो इसका सिंपली आंसर आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका आंसर यही निकलेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 93, कह रहा है एट हायर प्राइजेस पीपल डिमांड मोर ऑफ सर्टेन गुड्स नॉट फॉर देयर वर्थ बट फॉर देयर प्रेस्टीज वैल्यू, दिस इज कॉल्ड। अरे वाह, कह रहा है कि जब कीमत बढ़ जाती है तो लोग ज्यादा खरीदते हैं, मतलब जब प्राइस बढ़ जाता है तो लोग ज्यादा खरीदते हैं। सर ऐसा किसके साथ होता है, ऐसा होता है लग्जरी गुड्स के साथ या फिर प्रेस्टीज वैल्यू गुड्स के साथ, प्रेस्टीजियस गुड्स जिसको हम कहते हैं। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन याद आ रहा होगा जहां पे आपने इसके सिनोनिम देखे थे और 3 सिनोनिम थे इसके, कौन कौन से सर थे। एक था आपका प्रेस्टीज वैल्यू गुड्स को आप कॉस्पिशियस गुड्स भी कहते हो, दूसरा आपने देखा था कि इसको आप स्नॉब इफेक्ट भी कहते हैं, और तीसरा आपने देखा था कि इसको हम वेबलेन इफेक्ट भी कहते हैं। तो उसी से मिलता जुलता सवाल है यहाँ पे, कह रहा है कि हायर प्राइस पे लोग ज्यादा डिमांड करते हैं कुछ गुड्स को, नॉट फॉर देयर वर्थ बट फॉर देयर प्रेस्टीज वैल्यू, मतलब उसकी वर्थ को नहीं देखते कि वो उस पैसों को वर्दी है भी नहीं, मतलब उस पैसों के अकॉर्डिंग वो वर्थफुल है भी कि नहीं, उसको वो नहीं देखते। वो देखते हैं कि भाई साहब वो प्रेस्टीज वैल्यू दे रहा है वहां पे, तो वो उसको बाय करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, वेबलेन इफेक्ट, गिफन पैराडॉक्स, स्पेकुलेटिव इफेक्ट, नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली बात है, आपको मैंने यही भी बता दिया कि कॉस्पिशियस, स्नॉब इफेक्ट और वेबलेन इफेक्ट, ये तीनों इन्हीं को कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर इन तीनों में से कोई भी होता तो आप उसको चुन लेते। यहाँ पे दे रखा है आपको वेबलेन इफेक्ट, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ब्रेक लो छोटा सा, और जाके एक बार पीछे जो आपने मॉड्यूल में पढ़ा है उसमें से ढूंढो कि गिफन पैराडॉक्स जो था उसकी क्या इंटरप्रिटेशन थी, उसकी क्या एक्सप्लेनेशन थी। स्पेकुलेटिव इफेक्ट जो था उसकी क्या इंटरप्रिटेशन थी, उसकी क्या एक्सप्लेनेशन थी, उसको और रिपीट करो और कोशिश करना कि उसको यहीं पे लिख लो, ताकि आपकी एक रिवीजन इसके साथ मुफ्त में हो जाएगी। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर इंक्रीज फ्रॉम 30,000 टू 30,010, कह रहा है 30,000 रुपए से बढ़ के वो 30,010 रुपए हो गया। है क्या इंक्रीमेंट है, क्या कीमत बढ़ाई है इन्होंने। द रिजल्टेंट चेंज इन डिमांड इज नेग्लिजिबल, और इससे जो डिमांड में चेंज आया है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। वी यूज द मेजर ऑफ डैश टू मेजर इलास्टिसिटी, इस केस में हम किसको यूज करते हैं इलास्टिसिटी मेजर करने के लिए, किस मेथड को यूज करते हैं। तो कह रहा है पॉइंट इलास्टिसिटी, परफेक्ट इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी या फिर परफेक्ट इन इलास्टिसिटी। तो वी यूज द मेजर ऑफ व्हाट, तो हम यहाँ पे किस मेजर को यूज करते हैं टू मेजर द इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी अगर हमें इसकी निकालनी होगी तो हम किसको यूज करेंगे। तो सर जी आपको पता था कि एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था पॉइंट इलास्टिसिटी का, जो बेसिकली किसके लिए होता है, वो एक तरीके से रिस्पॉन्स चेक करता है, मतलब कि जो भी आपका सप्लायर है वो रिस्पॉन्स को चेक करता है, और रिस्पॉन्स को चेक करने के लिए वो प्राइस के अंदर छोटे छोटे इंक्रीमेंट करता है या फिर उसको फॉल करता है, मतलब प्राइस या तो थोड़ा थोड़ा बढ़ाता है या थोड़ा थोड़ा घटाता है, ताकि वो ओवरऑल क्या जान सके कि डिमांड के ऊपर उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, और उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग वो किसी एक प्राइस को तय करता है और उसको वो फाइनल प्राइस बनाता है। ठीक है ना। तो ऐसी जो बहुत सारी हरकतें होती हैं, जब इस टाइप के माइनर चेंजेस इंसान करता रहता है, कभी बढ़ा के देखता है कभी घटा के देखता है, तो उस केस में हमें यूज करना होता है पॉइंट इलास्टिसिटी को। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजेस है वो बहुत सारी होती है। ऑल्दो यहाँ पे आपको एक बताया गया है, आप यहाँ पे उसको कैसे रिलेट कर पा रहे हो कि ये जो चेंज किया गया है बहुत माइनर किया गया है, मतलब ये R&D पर्पस से कहीं ना कहीं चल रहा है, ये कहीं ना कहीं डिमांड का रिस्पॉन्स जानने के लिए ये चेंज किया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप इलास्टिसिटी जो निकालते हो वो किसकी मदद से निकालते हो, हमेशा पॉइंट इलास्टिसिटी को यूज करते हो। परफेक्ट इलास्टिसिटी ऐसा कुछ भी नहीं है, परफेक्ट इलास्टिसिटी ऐसा भी नहीं है, प्राइस इलास्टिसिटी का यहाँ पे आपको कोई रूल देखने को नहीं मिलेगा। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, विच इज पॉइंट इलास्टिसिटी।
ठीक है सर, ये सवाल भी समझ में आया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। कह रहा है इफ द परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इट इज कॉल्ड। बताओ जी, जब आपका परसेंटेज से चेंज इन सप्लाई जो है वो कम है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो आपको पता है, इसकी एक्सप्लेनेशन आपने पीछे देखी थी। एक बार फिर से मैं आपको पांचों चीजें एक्सप्लेन कर दूं कि जब सप्लाई जो है, जो भी सप्लाई के अंदर चेंज हुआ है वो ज्यादा होता है किससे? प्राइस से। जब जो सप्लाई के अंदर चेंज हुआ है वो ज्यादा होता है प्राइस से, तो इसको हम कहते हैं कि ये ग्रेटर देन वन की सिचुएशन है। ये क्या है? ग्रेटर देन वन की सिचुएशन है, और इसको आप बोलते हो इलास्टिक। ठीक है सर। जब आपका सप्लाई जो चेंज होता है वो कम होता है प्राइस से, तो इसको हम बोलते हैं कि ये लेस देन चेंज की सिचुएशन है, लेस देन वन की सिचुएशन, और इसको आप बोलते हो क्या? इन इलास्टिक। इसको क्या बोलते हैं हम? इन इलास्टिक। जब आपका सप्लाई में जो चेंज हुआ है वो इक्वल होता है बिल्कुल प्राइस के, तो इसको आप बोलते हो कि ये क्या है? इक्वल टू वन की सिचुएशन, और इसको आप बोलते हो यूनिटरी इलास्टिक। और उसके बाद आपकी दो सिचुएशन आती है, जीरो की और इंफिनिटी की, जिसको आप बोलते हो परफेक्टली इन इलास्टिक, जीरो को, और इंफिनिटी को बोलते हो आप परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पांच नाम आपको याद हैं जो आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो। यहाँ पे कह रहा है कि लेस देन सिचुएशन है, मतलब कि जो सप्लाई के अंदर चेंज हुआ है वो कम है एज कंपेयर टू प्राइस, तो ऑब्वियस सी बात है लेस देन वन होगा, और लेस देन वन को हम क्या बोलते हैं? इन इलास्टिक। तो इन इलास्टिक सप्लाई आपका कौन सा ऑप्शन में आएगा? डी में आएगा। तो आपका जो इसका बेस्ट आंसर है वो है आपका डी। ठीक है सर, ये था हमारा 95 क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं 96। द सप्लाई कर्व शिफ्ट टू राइट बिकॉज। बताओ जी, सप्लाई कर्व जो है वो मेरा राइट में शिफ्ट कर रहा है। राइट में शिफ्ट का मतलब क्या हुआ? पहले तो ये समझो कि राइट में शिफ्ट करता है तो हम कहते हैं कि सप्लाई हमारी बढ़ रही है, और लेफ्ट में शिफ्ट करता है तो हम कहते हैं कि सप्लाई हमारी घट रही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सप्लाई आपकी इंक्रीज हुई है। सप्लाई इंक्रीज हुई है बिकॉज ऑफ, रीजन देखो, इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो क्या सप्लाई इंक्रीज होगी? बिल्कुल सही बात है भाई साहब। टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी होगी आप उतना एफिशिएंटली काम कर पाओगे और सप्लाई को उतना ज्यादा सर्व कर पाओगे मार्केट के अंदर। इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर प्राइस जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का वो बढ़ जाएगा तो क्या सप्लाई बढ़ जाएगी? आप खुद सोचो कि भाई साहब जो आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस था वो बढ़ गया, मतलब कहीं ना कहीं आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा इससे। अगर जिस माध्यम से भी आप प्रोडक्शन करते थे उसकी अगर प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट आ गया तो कुल मिला के आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो हाई हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब आपका हाई हो जाता है तो आपको पता है कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो वहां पे कम हो जाता है, और जैसे प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है आप कहते हो कि इसकी सप्लाई अब हम कम करेंगे। तो इस सिचुएशन में आपका सप्लाई फॉल करता है, ना कि इंक्रीज। इंक्रीज्ड एक्साइज ड्यूटी, मतलब गवर्नमेंट टैक्सेशन वगैरह अगर बढ़ा देती है, कमोडिटी टैक्स बढ़ा देती है, एक्साइज ड्यूटी वगैरह बढ़ा देती है, तो अगेन सेम चीज होगा कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। अगर एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी मतलब टैक्स बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपका अगेन कॉस्टिंग जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। कॉस्टिंग इंक्रीज होगा तो अगेन प्राइस प्रॉफिट जो होगा आपका वो कम हो जाएगा, और जब आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा तो अगेन इस सिचुएशन में भी आप सप्लाई कम करोगे। ऑल ऑफ द अबव का तो कोई सवाल उतरता ही नहीं है, क्योंकि ये अलग जा रहा है और ये दोनों अलग जा रहे हैं, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। आपको कहा गया है कि सप्लाई कब शिफ्ट हुई है राइट में, मतलब सप्लाई बढ़ी है, और बढ़ने का रीजन होता है इंप्रूव टेक्नोलॉजी। जो भी यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए सर, व्हेन द प्राइस फॉल्स द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। अच्छा जी, जब हम सामान को सस्ता कर देते हैं तो लोग कम खरीदते हैं। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जब सामान सस्ता हो जाता है, प्राइस फॉल हो जाती है कमोडिटी की, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो वो फॉल हो जाता है। मतलब ये कह रहा है लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। कतई निहाती बकवास कर रहा है, बिल्कुल गलत बात बता रहा है ये कि भाई साहब ऐसा होता है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता कि प्राइस घटाने से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। प्राइस तो हम घटाते इसलिए ताकि क्वांटिटी डिमांडेड हमारी बढ़ सके। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ही करेक्ट नहीं है, कतई इनकरेक्ट है। आगे, सीजनल चेंज डू नॉट अफेक्ट द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। कह रहा है सीजनल चेंज जो होता है उससे सप्लाई में इफेक्ट नहीं आता। अच्छा जी, जो लोग एसी बेचते हैं उनसे पूछो कि भाई साहब जब सर्दी आती है तो क्या होता है। जो लोग जैकेट्स बेचते हैं या फिर विंटर सीजन के आइटम को बेचते हैं उनसे पूछो कि जब गर्मी आती है तो क्या होता है। तो क्या ये कहना बिल्कुल सही है कि जब भी सीजनल चेंजेस होते हैं, बरसात आती है तो छातों की सेल जो होती है वो बढ़ जाती है, लेकिन जब आपकी सर्दी होती है या फिर जब आपका विंटर सीजन आता है या फिर जब कोई और सीजन आता है आपका, तो उस केस में क्या जो छाते का प्रयोग है वो ज्यादा लोग करते हैं या नहीं करते? ऑब्वियसली बात है, उनकी सेल में फर्क आएगा, उनकी सप्लाई में फर्क आएगा, उनकी डिमांड में फर्क आएगा। तो सीजनल चेंज है वो बिल्कुल अफेक्ट करता है सप्लाई ऑफ द कमोडिटी को, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, सीजनल चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी बिल्कुल गलत बात बता रहा है। अगला, टैक्सेस एंड सब्सिडीज डू नॉट इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। अच्छा जी,
टैक्स अगर आप ज्यादा लगा दो तो लोग सप्लाई कम करेंगे, अगर आप सब्सिडीज ज्यादा देने लगो तो लोग सप्लाई बढ़ा देते हैं। और ये कह रहा है जी इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इन्फ्लुएंस नहीं करते सप्लाई को, तो ये भी आपको बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अगर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देगी, टैक्सेस बढ़ाने लग जाएगी, तो जो आपने यहाँ पे देखा था कि जैसे ही गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी एक्साइज ड्यूटी को या किसी भी और प्रकार के कमोडिटी टैक्स को, तो उस सिचुएशन में आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होने लगता है और आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका बढ़ जाता है, इस वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है और उस केस में आप सप्लाई कम करने लग जाते हो। और वही अगर गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करने लगे, आपको बेनिफिट्स वगैरह देने लगे, आपको मोटिवेट करने लगे कि और सप्लाई करो और सप्लाई करो, आपको और फायदा देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उस केस में आप सप्लाई ज्यादा करना शुरू कर देते हो। ये कह रहा है कि इन दोनों चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी बिल्कुल गलत कह रहा है। तीनों गलत हो गए सर, चौथा ही ऑप्शन होगा, वो तो ठीक है, बट एक बार समझ लेते हैं क्यों। कह रहा है विद लोअर कॉस्ट इट इज प्रॉफिटेबल टू सप्लाई मोर ऑफ द कमोडिटी, मतलब अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, लोअर कॉस्ट का मतलब क्या है कि आपको बनाने में कम पैसा लग रहा है, आपका जो कॉस्टिंग आ रही है वो कम आ रही है, तो इट इज प्रॉफिटेबल टू सप्लाई मोर ऑफ द कमोडिटी, उस केस में ज्यादा सप्लाई करना प्रॉफिटेबल होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सच्चाई है कि भाई साहब अगर आप लोअर कॉस्टिंग में कोई भी काम कर पा रहे हो तो मतलब कि आपका प्रॉफिट मार्जिन वहां ज्यादा है, और अगर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है तो आप जितना ज्यादा सप्लाई करोगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा, तो ऑब्वियसली इट इज मोर प्रॉफिटेबल, इट इज प्रॉफिटेबल टू सप्लाई मोर ऑफ द कमोडिटी इन विच द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आपको कम है तो आप उसकी सप्लाई ज्यादा करते हो, बट नेचुरल सी बात थी और यही इनमें से बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट था आपका, तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ बढ़ते हैं। इफ द डिमांड इज मोर देन सप्लाई देन द प्रेशर ऑन प्राइस विल बी, बताओ जी क्या कह रहा है, कह रहा है डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, तो उस केस में जो प्राइस के ऊपर प्रेशर होगा वो कैसा होगा। तो आपने इस प्रेशर के ऊपर एक एक्सप्लेनेशन समझी थी जब आपने यूनिट पढ़ रहे थे कि भाई साहब कुछ सिचुएशन में अपवर्ड होता है, कुछ सिचुएशन में डाउनवर्ड होता है, कुछ सिचुएशन में कांस्टेंट होता है। इन तीनों चीज के एनालिसिस को एक बार याद कर लेते हैं। जब आपका जो डिमांड है वो इक्वल टू सप्लाई होगा तो क्या प्राइस के ऊपर कोई प्रेशर है? नहीं, ये तो इक्विलिब्रियम प्राइस की सिचुएशन है जहां हम कहते हैं कि ना प्राइस बढ़ाने की जरूरत है ना घटाने की जरूरत है। दिस इज द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट रखना है अपने को, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं करने। ठीक है सर, अगर डिमांड आपका ज्यादा है सप्लाई से, डिमांड ज्यादा का मतलब क्या है कि लोग ज्यादा मांग रहे कमोडिटी को लेकिन आप उतना सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप कैसे मैनेज करोगे? सर उस सिचुएशन में अगर लोग ज्यादा मांग रहे होंगे और हमारे पास कमोडिटी कम होगा तो उस केस में हम उसकी प्राइस को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और वही अगर हम कहते हैं कि डिमांड कम है सप्लाई से, मतलब आप सप्लाई खूब कर रहे हो लेकिन लोग खरीदने वाले जो है वो कम है, क्वांटिटी डिमांडेड मार्केट के अंदर कम है, तो उस सिचुएशन में ऑब्वियसली बात है आप सामान को सस्ता कर देते हो ताकि लोग खरीदे, तो आप उसकी प्राइस को घटा देते हो। ये तीन सिचुएशन है जो आई होप आपको इजीली समझ में आती है। रियल मार्केट में होता है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा जब आप चीजों को देखते होगे मार्केट के अंदर को। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि डिमांड जो है वो ज्यादा है सप्लाई से, मतलब ये वाली सिचुएशन की बात कर रहा है कि डिमांड जो है वो ज्यादा है सप्लाई से, तो प्रेशर जो होगा वो प्राइस पे कैसा होगा? ऑब्वियसली बात है आप उस सिचुएशन में प्राइस को बढ़ाने का सोचोगे, क्योंकि डिमांड ज्यादा सप्लाई आप कर नहीं पा रहे, आप कह रहे हो भाई लिमिटेड क्वांटिटी है तो ऐसा करो थोड़ा रेट बढ़ा दो, प्रॉफिट हो जाएगा, और कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कि चले जाएंगे, तो डिमांड आपका कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में आप प्राइस बढ़ाते हो ताकि आप इक्विलिब्रियम क्रिएट कर सको, इस सिचुएशन में आप प्राइस को घटाते हो ताकि आप इक्विलिब्रियम क्रिएट कर सको। तो इस सिचुएशन में ऑब्वियसली बात है जो प्राइस के ऊपर प्रेशर होता है वो कैसा होता है, बढ़ाने का, दैट मींस अपवर्ड। ठीक है ना, तो तीनों ऑप्शन थे, तीनों के एनालिसिस आपने यहाँ देख ली कि कब अपवर्ड होगा, कब डाउनवर्ड होगा, कब कांस्टेंट होगा, इस तीनों चीजों को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है, और जो इस सिचुएशन के हिसाब से आपका आंसर है वो है आंसर नंबर ए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। द सप्लाई कर्व ऑफ पेरिशेबल कमोडिटी इज, बताओ पेरिशेबल कमोडिटीज जो होती हैं उनका सप्लाई कर्व कैसा होता है? तो सर जी ये सीधी सी बात है कि पेरिशेबल कमोडिटीज जो होती हैं वो कौन सी कमोडिटीज होती हैं? जिसकी की लाइफ ज्यादा नहीं होती, जिसकी की लाइफ लिमिटेड लाइफ होती है, बहुत कम समय के लिए होती है, ऐसी कमोडिटीज को हम कहते हैं पेरिशेबल कमोडिटीज। अब इसका सप्लाई कर्व कैसा होगा? इलास्टिक होगा, इनइलास्टिक होगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा या परफेक्टली इनइलास्टिक होगा? तो ये तो आपको पता लग गया कि पेरिशेबल कमोडिटीज है, मतलब ये नॉन ड्यूरेबल है, इसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो मिल्क का, या इसमें एग्जांपल ले सकते हो आप कर्ड का, दूध दही जो होते हैं बेसिकली वो पेरिशेबल कमोडिटीज के अंदर आते हैं। तो पेरिशेबल कमोडिटीज जो होगा उसकी क्या प्राइस के अंदर आप चेंजेस करोगे? मतलब क्या है कि अगर मिल्क है आपका, लेट से वो आपका जिस प्राइस पे बेचा जा रहा है, लेट से मैं कहता हूं कि मिल्क जो है आपका वो 30 रुपीज, या 30 रुपीज तो थोड़ा कम कह रहे हो आप, ऐसा करते हैं मिल्क को कहते हैं हम 60 रुपीज लीटर के हिसाब से आपका मिल्क है, तो जनरली आप देखते हो कि मिल्क के प्राइस के अंदर कुछ चेंजेस आता है। अगर मिल्क आपका कम हो जाए तो ये माना जाता है कि मिल्क की जो सेल होगी ना वो खूब बढ़ जाएगी, खूब बढ़ जाएगी, मतलब इतनी बढ़ जाएगी
कि लोग सारा मिल्क खत्म कर देंगे, सप्लायर के पास मिल्क बचेगा नहीं, और अगर इसी मिल्क के प्राइस को अगर ये बढ़ा दे तो लोग स्विच कर जाएंगे, इवन मतलब कोई एक मिल्क भी नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब पेरिशेबल कमोडिटीज है, इसकी लाइफ तो ज्यादा है नहीं, नॉन ड्यूरेबल कैटेगरी का है, और लोग यहाँ पे दूसरे के ऊपर स्विच कर जाएंगे क्योंकि यहाँ पे उनके पास सब्स्टिट्यूट का भी ऑप्शन होता है पेरिशेबल कमोडिटीज के नेच में। ठीक है, तो जब भी पेरिशेबल कमोडिटीज है तो ये अंडर नेसेसिटीज आता है। एक चीज और ध्यान रखना कि पेरिशेबल कमोडिटीज जो होती है वो अंडर नेसेसरी गुड्स आता है। अब आपने देखा है कि भाई साहब नेसेसरी गुड्स जो होता है वो जनरली क्या देता है आपको रिजल्ट? इन इलास्टिक। इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक का तो सिचुएशन नहीं है। जो पेरिशेबल कमोडिटी सॉरी जो नेसेसरी कमोडिटीज होते हैं वो आपको हमेशा जो रिजल्ट देते हैं वो कैसा देते हैं? सप्लाई कर्व जो होता है उसका कैसा होता है? वो होता है आपका इन इलास्टिक। लेकिन ये नेसेसरीज के अंदर भी बात हो रही है पेरिशेबल कमोडिटीज की, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि वैसा प्राइस के अंदर अगर थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो या तो आपकी जो डिमांड होगी वो खूब हाई हो जाएगी, मतलब इन्फिनिटी तक चली जाएगी, या फिर बिल्कुल लोग खरीदना बंद कर देंगे, जीरो हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में कहते हैं कि हमारा सप्लाई कर्व जो होगा, सॉरी जो सप्लाई कर्व होगा, मैंने डिमांड से रिलेट कर दिया, ये जो सप्लाई कर्व सिचुएशन बनेगा वो आपका देता है आपको इन्फिनिटी रिजल्ट। और इन्फिनिटी की केस में आप इसको क्या नाम देते हो? इसको नाम देते हो आप परफेक्टली इनइलास्टिक का। ठीक है ना, ये इनइलास्टिक की कैटेगरी का है लेकिन ये पेरिशेबल कमोडिटीज है, मतलब ये नेसेसरीज की कैटेगरी का है तो इनइलास्टिक तो होगा ही होगा, लेकिन ये पेरिशेबल कमोडिटीज है। तो इसलिए इस सिचुएशन में आपका जो सप्लाई जो इसके अंदर प्राइस के अंदर चेंजेस आएगा वो आपका बिल्कुल बेहतरीन वाला होता है। मतलब प्राइस के अंदर अगर हल्का सा भी चेंज करोगे तो उसका इंपैक्ट आपका इन्फिनिटी से जीरो तक चला जाता है। तो इसलिए ऐसी कैटेगरीज को हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। आई होप एक्सप्लेनेशन काफी थी, आपको समझ में आ गया होगा क्यों ये परफेक्टली इनइलास्टिक कह रहा है। इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक का तो कोई सवाल उतरता ही नहीं, आपका कंफ्यूजन इन दोनों के अंदर ही होना चाहिए। इन दोनों के अंदर मैंने आपको समझा दिया कि क्यों इसका ऑप्शन डी है, क्यों इसका आंसर परफेक्टली इनइलास्टिक है। ठीक है, ऑल्दो थोड़ा हटके सवाल था तो मेरे हिसाब से इसको आप हाईलाइट कर सकते हो, अपना स्टार मार्क में इसको कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट सवाल आता है, उसके बाद लेंगे छोटा सा ब्रेक। कह रहा है क्या सप्लाई इज अ डैश कॉन्सेप्ट? अरे सर ये तो वो है जब हमने सप्लाई पढ़ना शुरू किया था तो दूसरा या तीसरा पैराग्राफ के अंदर हमें एक लाइन पढ़ने को मिला था जिसके अंदर हमने सीखा था क्या कि सप्लाई जो होता है वो क्या होता है? एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, इसका असर मतलब क्या था? फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि सप्लाई जो है वो एक तरीके से एक दिन की नहीं होती, एक हफ्ते की नहीं होती, एक साल की नहीं होती है, वो चलती रहती है रेगुलर बेसिस पे, कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है, लेकिन एज अ फ्लो वो हमेशा मूवमेंट में रहती है, हमेशा चलती रहती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है, कभी मेंटेन उतनी पे रहती है, कांस्टेंट रहती है, लेकिन इसका जो फ्लो है वो बरकरार रहता है सालों साल, कई साल तक। ठीक है ना, तो इसलिए इसको नाम दिया जाता है कि सप्लाई जो है वो कैसा एक प्रकार का फ्लो कॉन्सेप्ट है। आपने मॉड्यूल के अंदर इसको पढ़ा था स्टार्टिंग में, आपको याद आ जाना चाहिए। आपके पास ऑप्शन था स्टॉक, नहीं होता सर। फ्लो एंड स्टॉक, ये भी नहीं होता सर। फ्लो बिल्कुल जी यही होता है, नन ऑफ द अबव का कोई मतलब ही नहीं है। तो सिंपल सा आंसर था कि सप्लाई इज अ व्हाट? फ्लो कॉन्सेप्ट। चलिए सर, तो हमने 100 तक क्वेश्चन सक्सेसफुली खत्म किए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन को कवर करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर। टिल देन लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन स्टे कनेक्टेड।